नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा नेता अपहरणकांड में आया नया मोड़, आरोपी की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। पत्नी से प्रताड़ित पति ने किया जहर का सेवन, पत्नी को ठहराया अपनी मौत का जिम्मेदार। और दीर्घायु और सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा आंवला नवमी का व्रत, की गई भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में आस्था और विश्वास को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। झाड़ फूक और इलाज के बहाने एक तांत्रिक ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये सनसनीखेज मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां युवती पेट दर्द से परेशान थी। इसी का इलाज कराने के लिए एक तांत्रिक के पास झाड़ फूक करवाने के लिए गई थी। युवती का आरोप है कि झाड़ फूक और इलाज के दौरान आरोपी तांत्रिक राम बहादुर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी तांत्रिक खुटेही रीवा का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे ही पीड़िता के परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, बिछिया थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने आके रिपोर्ट की कि उसके पेट में लगभग 4-5 महीने से दर्द होता था, तो वह एक तांत्रिक के संपर्क में आई। तांत्रिक उसके घर में आके झाड़ फूक करता था जब घर वाले उपस्थित नहीं होते थे। इस तरह उसने कई बार झाड़ फूक के नाम पे उसके साथ में कई बार गलत काम किया है। इसमें परिजनों को क्या जानकारी नहीं थी? परिजनों को जानकारी नहीं थी, और जब वो झाड़ फूक करता था तो घर वालों को बाहर निकाल देता था। मतलब जी जी। लड़की की शिकायत क्या डर के कारण से उसने अभी तक ये चीज़ नहीं बताई थी, और उसने ये बोला था कि ऐसे करने से तुम्हारा ये पेट दर्द ठीक हो जाएगा। आरोपी खुटेही का रहने वाला है, राम बहादुर सिंह। हाँ, एक घर इसका फिरोजाबाद में ही है, लेकिन वर्तमान में रीवा में भी रह रहा है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली रामवती पटेल ने बताया कि उनका जमीन को लेकर श्रीनिवास पटेल और अमृतलाल पटेल से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 23 अक्टूबर को जब रामवती अपने 2 बच्चियों और 14 वर्षीय बेटे के साथ खेत काटने गई, तभी दोनों आरोपी वहां पहुंचे और जमकर मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक घटना का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें दोनों आरोपी लाठी डंडों से बच्चों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की यह बात है कि जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर नईगढ़ी थाने पहुंचा तो पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया, बल्कि पूरे दिन थाने के बाहर बैठाए रखा। उल्टा उन्हीं पर FIR भी दर्ज कर दी गई, जो घटना के समय मौके पर मौजूद भी नहीं थे। और फिर जब हमारे घर में मम्मी थी तो मम्मी चली गई मामा के यहाँ, नानी जी हमारी ख़त्म हो गई तो वो वहाँ चली गई। अब घर में बची सिर्फ छोटा भाई और एक छोटी बहन और मैं थी। तो उसी की रात में 1 बजे लगभग चोरी हुई। हमको रात में कुछ पता नहीं चला कि कितने टाइम चोरी हुई, क्या हुआ। और फिर इधर जब सुबह हुई तो भैंस को गई खाना पीना देने, तो उधर से दीवार टूटी थी। फिर मैं कुछ गांव के लोग को दिखाई, वो सब लोग आए, बोले कि ताला मत तोड़ो, पहले 112 में कॉल करो। फिर मैंने 112 में कॉल किया। इसके बाद पुलिस आई, मौके पर जांच की। फिर मैंने गया 7 बजे थाने पर गई, 8 बजे वो आवेदन लिखवा कर थाने पे आवेदन दी। वहाँ पे आवेदन लेने से इनकार कर दिए, नहीं लिए। फिर मैं वहाँ पे पूरा दिन थाने पर रो के बिताई, पूरा दिन थाने पे बैठी थी, कुछ भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। 6 बजे मैं थाने से घर आई, इतना हुआ। फिर आपको धमकी भी मिली थी, आपने बताया? धमकी ये मिली थी कि हाँ, धमकी भी मिली थी कि अगर 181 में बार-बार शिकायत करोगी तो महिला थाना में ले जाकर पिटवाऊंगी। आपने कब 181 किया था? अरे मैंने एक बहुत दिन हो गया, कम से कम 4-6 महीने हो गए। उधर ही बोला गया था कि बार-बार शिकायत करती हो तो हम किसी बार ले जाकर महिला थाने में पिटवाऊंगी। किसने बोला था ऐसा? अब ये तो नहीं पता, मतलब स्टाफ दूसरा था थाने पे, ये अभी दूसरा स्टाफ हो गया है, जो मतलब पहले। प्राणनाथ पटेल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके घर में चोरी भी हुई और कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन 151 में उन्हें ही जेल भेज दिया गया। और इस संबंध में आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत भी प्रस्तुत किया है। पूरा मामला क्या है? इसमें ये जमीन विवाद का मामला है, जिसमें इनके ऊपर एक एक्सीडेंटल कायमी हुई थी,
जिसमें इन्हें 151 में भेजा गया था। पर अभी उनकी बच्ची के द्वारा बताया गया है कि इनके यहाँ घर में चोरी हुई है, जिसके लिए तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जा चुका है। इसमें तस्दीक करके वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें निर्देशित किया। थाना प्रभारी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा कल दिन भर बैठाया गया और कायनी नहीं की गई, यहाँ तक कि उनको थाने से भगा दिया गया। ऐसा उनके द्वारा शिकायत आज ही प्रस्तुत की गई है, तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैसा निर्देश आएगा उसके परिपालन में उनकी जांच की जाएगी। भाजपा नेता अपहरण कांड में नया मोड़ सामने आया है, जिससे आरोपी की पत्नी ने जमीन हड़पने की बात कही है। मीडिया में लगातार सुर्खियों में बने एक मामले ने नया मोड़ ले लिया है। ये मामला उस समय आया जब भाजपा नेता ने अपने अपहरण का आरोप लगाया और बताया कि उनकी कनपटी पर गन रखकर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। मामले में 7 लोगों को आरोपी भी बनाया गया था। इसके बाद मुख्य आरोपी की पत्नी का बयान सामने आया है। भारती का कहना है कि दिवाकर दुबे उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। साथ ही वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मामला ज़मीनी विवाद का है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से वीडियो शेयर करने पर भी शंका जाहिर की कि आखिर ये वीडियो मीडिया के पास कैसे पहुंचा। क्या कहना है आरोपी प्रतीक सिंह की पत्नी का, आप सुनिए। लेके आया है दिवाकर को उसके प्लांट से, उसके बाद वो वहाँ लेके गया है। फिर नहर के पास इसके 3-4 आदमी थे। अब ये नहीं पता किसके हैं, ये अज्ञात बना के इनके आदमी बता रहा है, जो कि इसी के आदमी थे। वो इसको पूर्वा लेके गए हैं। उसके बाद इनके अश्लील वीडियो बनाए हैं कपड़े उतार के, और इनसे बोले कि 1 करोड़ रुपए दो, वरना तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारी ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। और वीडियो वायरल मना किए कि ऐसा मत करिए। तो फिर बोला कि घर के पास 15 एकड़ जमीन है, या कि जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दो। तो ये बोले कि वो जमीन हमारे माँ की है और वो हमारे माँ के नाम पे है, हम नहीं बेच सकते, हमारे पास वही सहारा है। तो उसके बाद वो बोला कि मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। ये पहुंचाने गए उसको, जब तक वो पहले नहीं बताया कि मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। पहले ले जाके उसको पहुंचाने गए तो प्लांट, जैसे वो बीड़ा से प्लांट पहुंचाने जा रहे थे तो वो बोला कि मैं यहाँ उतर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो बैठे थे बीड़ा में, उसको सीधे पुलिस वालों को भेज के वहां से रिपोर्ट लिखवा के, गलत रिपोर्ट लिखवाया कि मेरे कपड़े उतरवा के मुझे एक लड़की से लपटवा के मतलब वीडियो बनवाए हैं, और वहां से भेज के इनको पकड़ा लिया गया। फिर उसके बाद उनको चौकी में बैठाए। मुझे शाम को 6-7 बजे जब पता चला, मैं वहां गई दौड़े दौड़े, तो वहां पे पहले से ही वहां पे उनकी वीडियो वगैरह बन गई थी। वो बोल दिया था कि मतलब जो पहले वीडियो मतलब वो रिपोर्ट किया है उससे मतलब है। मैं रिपोर्ट करने गई तो मुझे बोले कि यहाँ से भागो, यहाँ तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। मिलने में नहीं दे। रात में 11 बजे तक मैं बैठी थी, मुझे वहां से भगाए, बोले कि यहाँ जाओ। उसी का खाना पीना नाश्ता वही सब करा रहा था, पानी वगैरह उसी की, पुलिस वाले सब उसी के सुन रहे थे। और उन्हीं का बयान लेके वो क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि सब वो यहाँ, मैं यहाँ आई अभी सुबह 5 बजे 6 बजे से आके बैठी हूँ यहाँ पे, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। अभी बहुत देर पहले मैडम से मैं बोली तो मैम बोलती तुम्हारा पति कबूल लिया है, तुम्हारा पति गलत है, वो लड़की कबूल ली है। तो मैं बोली कि मैम उनको मारा गया है। रात में मैं उनसे मिली हूँ, जब 12 बजे बहुत देर तक बैठे बैठे पे वो मिलाए मुझे, तो बोली कि क्या कहते हैं तुम्हारा पति कबूल है। मैं बताई कि मेरा पति मार पीट गया है, रात में उसको मारे, पुलिस वाले मिलके दबते हैं, टॉर्चर किए, तब मेरा पति जाके ये कबूला है कि हाँ हम लोग गलत है। और जिनको अज्ञात बता रहा है, मेरे पति के साथ ही बता रहा है, वो उसके साथ ही है। और मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पति से 1 करोड़ रुपए मांगा गया है और मेरे पति की अश्लील वीडियो बनाई गई। ये जमीनी विवाद है। उसको पैसा चाहिए था, जमीन चाहिए था, जमीन नहीं तो 1 करोड़ रुपए मांग रहा था, या कि जमीन दो या कि 1 करोड़ रुपए दो, 15 एकड़ जमीन दो घर के पास। मेरे पास मेरे पति की प्रूफ है, जो उसके कपड़े उतारवा के वीडियो बनवाया गया है और उससे मतलब 1 करोड़ रुपए मांगा गया है। ये दिवाकर खुद बोला कि मैं 15 एकड़ जमीन है इसकी घर के पास, मैं बिचवा के पैसा दूंगा, जो मतलब वीडियो बना रहे थे उनको। आपका पति लड़की को नहीं जानता है, वो जो लड़की थी आप लोग? मैं उस लड़की को जानती हूँ 2-3 महीने से। ये चाहे ये खुद ही फंसवाया हो या कि पता नहीं कहाँ से वो लड़की इससे बात कर रही थी, वो इसी प्लान के लिए कर रही थी या कि यही करवा रहा था, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं। पर इतना पता है कि उस लड़की से मैं 2-3 बार ये बात की हूँ कि मेरे पति से तुम बात करना छोड़ो, फिर भी वो बात कर रही थी। मतलब उसको पहले से ये चीज था कि मुझे ये काम करना है, इसीलिए बात कर रही थी जानबूझ के। आज वो पहले ये चीज बोली कि दिवाकर में मतलब दिवाकर मुझे बुलाया है, वही मेरे साथ सब गलत किया। अब वो लड़की आज कल जब वो वहाँ पुलिस वाले उसको मारे तो वो बदल गई अपने बयान से। अब वो बोल रही है कि ये प्रतीक सिंह मुझे बुलाया है, यही मुझे पैसा दिया है। आज भी मैम यही बोली वहाँ पे कि वो प्रतीक सिंह पैसा दिया है, उसको बोला कि मैं इतना दूंगा उतना दूंगा, चैटिंग वगैरह निकल के आई है। मैं बोली कि ये सब मुझे नहीं पता है, पर मेरा पति ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब कितने हिस्से की जमीन अपनी बेच चुका है दिवाकर? प्रतीक कम से कम 10-15 एकड़ उनके नाम थी, वो पूरी बेच दी है। अब उनके माँ के नाम पे 15 एकड़ है, उनके पापा करके गए थे। अब वो जमीन वो मांग रहा था, काफी टाइम से बोल रहा है कि माँ वाली जमीन बिचवा दो, मुझे दे दो, मैं खरीद लूंगा। पहले रोड के किनारे वाली, अब बोला कि घर वाली जमीन। पत्नी से प्रताड़ित पति ने जहर का सेवन कर लिया। अपनी आखिरी पत्र में पूरी घटना को लिखकर अपनी मौत का इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाया है।
जिले के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दाढ़ी गांव के रहने वाले अरुण कुमार द्विवेदी ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर 24 अक्टूबर की रात जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जीवन और मौत के बीच लंबे संघर्ष के बाद बीती देर रात अरुण की मौत हो गई। मृतक अरुण अपनी पत्नी अर्चना द्विवेदी से प्रताड़ित थे। कई बार उसकी पत्नी बिना बताए घर से भाग चुकी है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में दर्ज है। लगातार पत्नी की इन हरकतों से और घरेलू हिंसा से परेशान अरुण कुमार ने मौत का रास्ता चुना और जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मृतक की मौत से पहले वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बता रहा है। मेरा नाम बलराम द्विवेदी, मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। मैं इलाहाबाद झूंसी गया था लेवाने के लिए उनको, वहाँ से रूम से लाया गया। वो बोली हमको मायके छाड़ दो। किसके साथ थी वहाँ रूम? वहाँ रूम में कोई नहीं था, अकेले थी जी। कभी रंगे हाथ पकड़ी गई आपकी? नहीं, अभी मैं 17 तारीख वहाँ लेने गया था, 18 तारीख को वापस आया हूँ। वीडियो में क्या बोल रहे हैं आपके भाई? बोल रहे हैं कि हम वो पत्नी की वजह से खाया हूँ, बहुत प्रताड़ित हूँ मैं उनसे। मतलब जब आपकी भाभी कहीं चली जाती थी तो उसके मायके पक्ष के लोग आप लोगों पे दबाव? हाँ, दबाव बनाते थे। कब से चला रहा था ये सब? ये 2 साल से चल रहा है। ये बताइए, आपके भाई ने सुसाइड किया है, क्या वजह थी? वजह मिसेज है। मिसेज बार 2-3 बार भाग के गई, यूपी से पकड़ लाए, 2 बार रीवा में लुकी रही। अब जब वहाँ से पकड़ लाते हैं, हिरासत गुम जाती है, तो ससुराल वालों को पता चलता है। जब बताते हैं कि वो नहीं है कमरा में, तो कहते हैं कि हेल लाओ, नहीं मिलेगी तो बहुत गड़बड़ होगा। मतलब ब्लैकमेल करते थे? जी। अब वो वहाँ से अभी नैनी से ले आए हैं, 18 तारीख को पकड़ के ले आए हैं। 5-6 दिन पहले से गोल थी, ले आके मैके में छोड़े हैं उसका, मिसेज के मैके में। मायका कहाँ है उनका? मायका है ये जेपी कंपनी के पास है, कटिया गांव, पटना जिला लगता है। तो ये नैनी क्या करने जाती थी, किसके साथ जाती थी? यही तो बता रहे हैं सर कि इसका सबको पता चलना चाहिए। इसके पास अभी और आदमी हैं, इनका सब जी, इनका अवैध संबंध है। आपके भाई ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें 3 पत्नी के अपने अलग अलग नंबर दिए हैं। क्या कुछ है वो नंबरों में? नंबरों में क्या है वो? नंबरों में उनके पास एक नंबर था, बाकी का उनका कोई नंबर पता नहीं था, सब वो छुपा के रखे थे। उनका एक नंबर पता था, वो नंबर बंद था, बाकी का वो नंबर अलग से रखे। आपके भाई के बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? कितने बड़े बड़े? एक है 17-18 साल का, एक है 15 साल। शादी कितने साल पहले हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना द्विवेदी है। जिनकी डेथ हुई है वो कौन है? हमारे हस्बैंड हैं सर। ये पिछले 2 वर्षों से लगातार कई बार जो उनके परिजन हैं उनका ये कहना है कि आप घर से चली जाती हैं। 2 साल से नहीं सर, ये 3-4 साल पहले हमारी आपस में सुबह बातचीत हुई थी। सुबह बातचीत हुई, उस बात को पंडित जी हमारे थोड़ा नहीं बहुत ही तेज तो हो गया। बड़े कपड़ों के लिए, बनियानी के लिए बातचीत हुई, इसमें बातचीत बंद हो गया। फिर हो गया बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा थोड़ा हुआ, पर बंद हो गया। फिर शाम को वो हुआ, क्या कहते हैं, हो गया रात हुई, खाना पीना हो गया बना हमारा। ऐसे अचानक 9-10 बजे जी घबराया, मैंने इनको फोन किया खाने के बाद पे। वो सच में गुस्सा थे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने शाम को खाना बनाया, रोटी बनाई, बच्चे मेरे खाए। रोटी बस बनाई थी मैं, सब्जी नहीं बनाई थी। सब्जी को लेके जब हमने उनको फोन किया, मेरा जी घबरा रहा, पहले वो फोन नहीं उठाए, फिर वो फोन लगाए, हम बोले कि कहाँ हैं, अभी तक आप नहीं आए, बोले 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर ये 12 बजे के लगभग रात में आए तो अंदर झांके, पूरे देखे, बोले आज तुम्हारा तो किचन साफ है। हम बोले हाँ, वो मैं बाहर रोटी बनाई हूँ। कहे आप खाना नहीं खाए हैं? तो बोले कहाँ खाएंगे? तो हम बोले कि बच्चे बोले कि आज पापा प्रेशर में खाएंगे। तो हम बोले कि सब्जी नहीं है, रोटी बस बनी है। हो गया जो मादर चौदह ये गाली वाली दिए, हम भी लेटे रहे, उठ गए। एक तमाचा खींच में के मारे, मुझे कुछ नहीं दिखा, मेरे हाथ पकड़ के चल मादर चौथ तोखा हम टांगा से काटा। वो टांग, मैं एक बार सरपंच साहब से इस बात में शिकायत की थी, मैंने उनको फोन भी किया था कि सर इनको समझा लीजिए, सर ये बहुत परेशान करते हैं। तो हो गया, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझको आंगन में किए। मैं अपना जी लेकर मैं पड़ोस के घर पे गई।
मैं इनके माँ बाप के पास नहीं गई कि हमारे ससुर हैं जो इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, गाली गलौज। मुझे लगा गाली गलौज ना करे, तो मैं पड़ोस के घर में मैं रात भर थी, मैं रात भर पड़ोस के घर में थी। फिर मैं पैदल बनकुइया गई, बनकुइया में मैंने 20 रुपए किसी व्यक्ति से मांगा। फिर मैं महिला थाना यहाँ पे आई, बस स्टैंड के पास। मैं पूरा दिन यहाँ पे थी। मैंने मुंशी जी से मैंने जो भी थोड़ी बहुत घटना घटित हुई थी, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उसकी जांच हुई। फिर उन्होंने कहा कि क्या चाहती हो, FIR कर दें कि केस कर दें? तो हमने कहा नहीं सर, हमको समझौता चाहिए। फिर इनकी बहन, छोटी वाली बहन, छोटा वाला बहन वही पारस तिवारी, मेरा बड़ा वाला भाई ये और मेरी माँ, ये 4 बजे गए। वहाँ से समझौता हुआ, सब ठीक हुआ। फिर मैं घर आई। फिर हमारे पंडित जी 12 दिन तक घर नहीं आए, रूम नहीं आते थे, बाहर से सामान दे देते थे, चले आते थे। वहाँ भी बहुत बतंगड़ होता था। मैं काम को लेके मैं पूरा रीवा ढूंढी। पैसों की बहुत तंगी है मेरे घर में, बहुत परेशानी है। तो जो घर में रहता है उसको भी लगता है ना कि घर में कहीं ना कहीं से कोई वो हो। आप झूसी क्यों गई थी? मैं बताऊंगी झूसी, जहाँ से बात शुरू है, 2 साल की बात है ना, तो झूसी में क्यों गई थी मैं बताऊंगी। मेरा फोन ले, मैं क्यों गई थी मैं बताऊंगी। हो गया, ये सब हुआ, जो भी हुआ सब मैटर शांत हो गया। सब तो हर पति पत्नी के बीच सामान्य होता है ना। कौन सा विवाद का मुख्य कारण बना कि आपके पति को आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम पे सुसाइड नोट लिख के वो हमको छोड़ना नहीं चाहते थे सर। हमें झूसी गई काम को लेकर, जैसे ऐड आता है तो मैंने उसमें नंबर देखा, अब जॉब के लिए मैंने उसमें फोन लगाया। तो उस मैडम ने कहा, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा, बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। उनका नंबर भी मेरे पास है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ी लिखी हूँ सर, पर मैंने उसे बताया भी था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो बोले हो गया कोई बात नहीं, जितना आप करी होंगी। मेन रीजन ये भी था, घर में विवाद होता था, लड़का मेरा बर्बाद है, बीड़ी सिगरेट चोरी, घर के मेरे जेवर। सुनिए, हाँ सर, हम किराए से रहते थे। हम रूम हमारा किराए से ही था। लड़का भी था। उनमें मेन मैटर मेरे घर से बाहर जाने का मेन मैटर था। कितने नंबर आप यूज करती हैं? यूज नहीं। जमीनी विवाद के चलते मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला सीधी जिले का है। सीधी जिले के बमरहा के रहने वाले धर्मेंद्र साकेत ने बताया कि बीते 22 अक्टूबर को उनके माता और पिता को उनके ही परिवार के भागवत, त्रिलोक और रामस्वरूप साकेत ने अपने 17 साथियों के साथ घुसकर मारपीट की। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से लगातार होता चला आ रहा है, क्योंकि पारिवारिक रूप से ज़मीनी विवाद चल रहा है। धर्मेंद्र ने बताया कि जब इस बात की शिकायत सीधी के कोतवाली थाना में की गई तो न तो अच्छे से FIR दर्ज की गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता जगजाहिर साकेत की मौत हो गई, जबकि मां बसंती साकेत का इलाज सीधी में जारी है। धर्मेंद्र साकेत नाम है। क्या घटना क्या हुई? ये घटना ये है कि हमारे माता पिता को जो है तो घर में सका के मारे हैं। तो मेरी मम्मी जो है तो हॉस्पिटल में एडमिट है सीधी में, और पापा का रिफ़र हो गया थे। 22 तारीख की घटना है। और पापा को जो है तो आज दिनांक 30 तारीख है ना, 30 तारीख को मृत्यु हो गई है संजय गांधी हॉस्पिटल में। और हमारे घर में 17 लोग सका के मारे हैं। और हमने वहाँ FIR किया है सीधी कोतवाली में, तो वहाँ जो है तो 5 लोगों का FIR किया। बाकी बोला कि 5 से ज़्यादा FIR नहीं होता है, और कोई अच्छे से कथन भी नहीं लिखी गई है। कौन है मारने वाले? कौन? मारने वाले हमारे माझिल बाबा के पूरे परिवार है। नाम है, सभी का नाम बताता हूँ। घटना क्या था? कारण क्या था? कारण ये पुरानी रेंजिस, ज़मीनी विवाद जी। ये हर बार मारते, साल में मारते ही रहते हैं। अभी होली में मारे थे, बहुत मारे थे हमारे भाई को, बहनों को, सबको। अभी जो इस साल की घटना है 22 तारीख को, तो 22 अक्टूबर को हमारे माता और पिता को मारे। और जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? जो ख़त्म हो गए हैं जगजाहिर साकेत नाम, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी हैं जगजाहिर साकेत। और माता क्या नाम है? माता का नाम बसंती साकेत है, और सीधी हॉस्पिटल में एडमिट है। मारपीट धारदार हथियार से मारे हैं, राड से मारे हैं, लाठी से मारे हैं, टांगी से मारे हैं जी। आरोपियों का नाम भागवत साकेत पिता दशरथ साकेत, त्रिलोक साकेत पिता सुखदेव साकेत, और रामस्वरूप साकेत पिता भागवत साकेत। सब पारिवारिक हैं? जी, सब एक ही परिवार के हैं। थाने में रिपोर्ट हो गई? टोटल 17 लोग हैं। आपके कहने मतलब 17 लोग हैं, 5 लोगों की रिपोर्ट हुई है? जी, 5 लोगों के नाम से FIR हुआ है। ये सीधी कोतवाली जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र साकेत है। निवासी ग्राम भमरहा, पोस्ट पिपरोहर, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, थाना कोतवाली सीधी।
रीवा का मिनर्वा हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार गलत इलाज करने का आरोप माता पिता ने लगाया है। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। कहाँ बच्चे को एडमिट करा थे? मिनर्वा हॉस्पिटल में। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को दिल में चैन था, तो हमारा बच्चा 2 बार सीटी किए तो ठीक था। तो मैं बोला सर नहीं ले जाएंगे, नहीं ऑपरेशन कराएंगे, तो जबरदस्ती कर दिए ऑपरेशन। हम बोले कि साल भर करवा, चल जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा तब करवाएंगे, नहीं तो फिर बोले फोन लगा के आ जाओ यहाँ, वो जांच वाच करवाना, इसके बाद ऑपरेशन में भेज दिए। कितना पैसा लिए थे? पैसा कितना लिए हैं? पैसा कितना लिए हैं? पैसा बताओ। किस अस्पताल में भर्ती कराए थे? क्या हुआ था? पीछे को छेद रहा। हाँ, बच्चे को छेद रहा तो जबरदस्ती लिया तो कन की मैडम कहीं के लिया, बच्चे को सर्विसिंग करेंगे, ये करेंगे, तो फिर बाहर के लिया है। फिर इसके बाद 2 बच्चे भर्ती करे 2 बार, फिर इसके बाद कहीं भी ठीक हो गया बच्चा मेरा ठीक है। फिर जब उनके फोन लगाया घर में तो इसको काम चले गए, तो फिर मैडम फोन लगा के लिया ना बच्चे को एडमिट कर दो, जांच करेंगे। जबरदस्ती मेरे बच्चे आपको बच्चे जबरदस्ती बुलाए? हाँ, जबरदस्ती बुलाया फोन कर करके। जी हाँ, ऑपरेशन करना। हाँ, पहले भी दवाई यहीं की चल रही थी? दवाई यहाँ की चल रही थी। पैसा कितना लिए हैं? 12,000। 12,000 ब्लड का? जी हाँ। और कितना पैसा लगा है? आयुष्मान कार्ड से। अब बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे खत्म हो गया। तो फिर ये एम्बुलेंस किसने की? आप लोगों ने बुलवाई थी एम्बुलेंस? जबरदस्ती। हाँ, इनके मुझसे दस्तखत करवाए जबरदस्ती, अभी नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले आ जाएंगे तब जाएंगे। खत्म हुआ था, नहीं कागज पत्र में साइन करवा लिए, कहीं गाड़ी कर दे रहे हैं तो उसमें चले जाना। बोले सर अभी हमारे घर वाले नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे। कहीं बॉडी को नीचे भेज रहे, ऊपर से 3 नंबर को हम लोग कभी नीचे भेज दिए। जबरदस्ती ऑपरेशन किए हैं? मना कर रहे थे तो नहीं। 3 महीना का था, 3 महीना। बुलाए थे आपको? आपने ऑपरेशन में सहमति दी थी कि उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया ऑपरेशन? नहीं, हमने बोला तो कल बोले सर समझाएं, कहीं की करवा दो, अभी छोटा बच्चा है तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे बोले। हम बोले कि अभी रहने दीजिए, कहीं नहीं करवाना पड़ेगा। तो फिर हम बोले चलो डॉक्टर की बात मान लिए। बच्चे की डेथ हो गई। फिर ये 100 वाहन किसने दिया आपको? एम्बुलेंस किसने दी? पता नहीं, उन लोग के कूद करके कि बोले कि नीचे चले जाओ, एम्बुलेंस दे रहे हैं, घर तक पहुंचाएंगे, फिर चले आएंगे। एम्बुलेंस का भी पैसा लिया है क्या उन्होंने? नहीं लिए। जल्दी से मतलब आपको भगाने की कोशिश की है? हाँ, भगाने की कोशिश की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हाँ, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। दीर्घायु और सौभाग्य के लिए आंवला नवमी के पर्व पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की गई। सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार आंवला नवमी का पर्व आज रीवा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अक्षय नवमी के अवसर पर रीवा के पचमढ़ा धाम में आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ अपने आंवले के वृक्ष की पूजा कर रही हैं। आज अक्षय नवमी का पर्व है। इस अवसर पर आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय नवमी हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष सहित विभिन्न स्थानों पर आंवले के पेड़, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि आंवला पवित्रता, दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक है।
सुक्षा नवमी क्या मान्यता है? इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, पूजा किया जाता है कि यहाँ खाना खाने की बहुत बड़ी मान्यता है और पूजा करें सब लोग मिलके, पूरी लेडीजें यहाँ आए और परिक्रमा करें 108 उसकी मान्यता है। और आंवला के पेड़ की पूजा की करी जाती है, उसमें लक्ष्मी जी आमला नवमी का पर्व है, आप यहाँ आए हैं, क्या मान्यता है? ये कार्तिक महीने में आंवला नवमी का त्योहार जो हम लोग लेडीज से बहुत उससे मनाते हैं। यहाँ नवमी के दिन आके विष्णु लक्ष्मी की पूजा के रूप में सब लोग यहाँ आते परिक्रमा करते हैं और सारी औरतें अपनी इच्छा के हिसाब से इच्छा मांगती हैं और इच्छा नवमी का ये मेन इसलिए मनाया गया है कि ताकि सुख समृद्धि हमारे परिवार में आए और सारे परिवार खुशहाल रहे। मेन हमारा उद्देश्य यहाँ आके लंबे सुहाग की। हाँ, आज आंवला नवमी है, लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा होती है। आज शुभ गुरुवार है और 30 नवंबर है। इसमें सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। बोलो आंवला नवमी की जय। तो आमले के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। हाँ, दीदी अब आप बोल रहे तो बोलो। अच्छा, हम लोग पचमटा आए हैं। यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे विशेष पूजा की जाती है। लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पीला क्या कहते हैं वस्त्र वगैरह चढ़ाया जाता है, दीपदान किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, भगवान को फल मीठा का भोग लगाया जाता है। बोलिए आंवला नवमी की जय। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा में सिंधु यूथ विंग द्वारा दूसरे सिंधी फिल्म महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें 3 खास फिल्में दिखाई जाएंगी। रीवा के सिंधु यूथ विंग द्वारा आयोजित द्वितीय सिंधी फिल्म महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। ये आयोजन शहर के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र में होगा, जहां सिंधी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की श्रृंखला दिखाई जाएगी। फेस्टिवल की पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। सिंधु यूथ विंग द्वारा लगातार 3 दिनों तक दोनों ऑडियो में 2 स्क्रीन होती है, 5 फिल्में चल रही थी। अभी हमें मौका मिला है, ईश्वर ने हमें ये सेवा का मौका दिया है कि हम सकारात्मक संदेश देने वाली समाज सुधार को लेकर शिक्षाप्रद 3 बड़ी पिक्चरें जो धार्मिक, सामाजिक और हमारी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देंगी और सिंधियत की अलग जगाएंगी, इनका प्रदर्शन संदड़िया गोल्ड मल्टीप्लेक्स में आने वाली 2, 3, 4 नवंबर को रोजाना 6 और 9 बजे 2 शो के माध्यम से प्रदर्शित होंगी। जी, तीनों पिक्चरें अलग अलग विषयों पर है। पहली पिक्चर है आपकी वरदान, जो कि हमारी सिंधी संस्कृति और सभ्यता पर है,
और बच्चों को यूपीएससी की कैसे तैयारी करवानी है, हमारे उसमें एक कोटा होता है, हर विषय में एक कोटा होता है। तो सिंधी भाषा का चयन कर आप कैसे परसेंटेज अपने मैक्सिमम ला सकते हैं, इसके विषय में उसमें काफी जानकारी दी गई है। हमारे जो तीज त्योहार रीत रिवाज है, जो हमारी बोली लुप्त होती चली जा रही है, उसको लेकर भी इसमें काफी सारी शिक्षाएं दी गई हैं वरदान में। दूसरी पिक्चर है संतों की, कैसे एक छोटा सा बालक गुरु जी की आराधना कर और उनका जाप कर युग परिवर्तन करता है, उनके दिशा निर्देश पे चलकर भजन सिमरन कर उनका जाप कर कैसे युग को परिवर्तन करता है। उसका नाम है पिक्चर का युग पुरुष साईं टेऊराम। तीसरी है देवालो, जो आज के हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं। आज अत्यधिक जल्दी बढ़ने के चक्कर में जो युवा पीढ़ी जो है कर्ज ले रही और कर्ज में जो डूब जा रही है, उसके लिए एक चेतावनी दी गई है। उससे हमें कैसे बचना है, कैसे हमको उससे बाहर निकल कर आना है, कैसे उससे कर्ज से हमको दूर रहना है, उसकी जानकारी दी गई है। अभी इस फिल्मों का प्रदर्शन सिंधी भाषा में है। ये पिक्चरें जो अभी 2 नई पिक्चरें बनी हुई हैं वरदान वगैरह, इनके डायरेक्टरों से हमारी बात हुई है कि इसको दूसरी भाषाओं में भी करें ताकि ये आम इंसान भी इन पिक्चरों का लाभ ले पाए। अभी तो हमारे ये समाज के लिए आयोजन है, आने वाले समय में अगर इन भाषाओं विभिन्न भाषाओं में ये बनती है तो हमारा फिर से एक बार पुनः प्रयास रहेगा कि ये पूरे रीवा शहर को पिक्चरें दिखाई जाए, पूरे विंध्य क्षेत्र को दिखाई जाए। अभी इन पिक्चरों को देखने पूरा विंध्य क्षेत्र आ रहा है, क्योंकि ये सामाजिक पिक्चरें हैं, एक समाज सुधार को लेकर बनी हुई है, शिक्षाप्रद है, धार्मिक है। तो विंध्य क्षेत्र के कई शहरों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं 2 तारीख को, जिस दिन इस कार्यक्रम की शुभारंभ करी गई है। इसमें सतना समाज आ रहा है, हमारा सीधी समाज आ रहा है, नागोस समाज आ रहा है, मैयर समाज के प्रमुख लोग आ रहे हैं। कई लोगों का यहाँ आगमन हो रहा है। लगभग 60 से 65 पंचायत के जो मुख्य लोग होते हैं 2 तारीख को शाम 5 बजे समदड़िया गोल्ड सिनेमा में अपना आगमन कर रहे हैं समाज के साथ साथ। नहीं, इसमें जो हमारे जो समाज के काफी सारे जो लोग हैं, इनको हम लोगों ने अपने तरफ से विशेष आमंत्रण पास भेजा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूपीएससी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जो बच्चे अपना कॉम्पिटिशन्स में भरते हैं, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, आमंत्रण पास भेजा है। इनका सम्मान भी करेंगे जो बच्चे यूपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।